Hello guys, welcome back to your own YouTube channel, that is the Navankur Foundation. So guys, today we are going to discuss about the very important topic for the examination point of view, which is the living world. So guys, आज हम लोग काफ़ी बेहतरीन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बायोलॉजी का इनिशियल पॉइंट है। और अगर हम लोग बात करें कि द लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने से पहले हम लोग बायोलॉजी के लिए प्रोसीड बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी इनिशियल काफ़ी बेसिक सा चैप्टर होगा, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। और हर साल लगभग कभी कभी बीच में एक आध साल ना पूछा जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द ईयर में क्या होता है कि इस चैप्टर से मिनिमम एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे नीट एग्जाम में। क्लियर है गाइस? लास्ट ईयर हमारे नीट एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था कैरोलस लिनियस वाला, जो अपना मैंजीफेरा इंडिका का नामकरण करना था, नॉमेनक्लेचर करना था। उसमें मैंजीफेरा इंडिका लिन करके एक ऑप्शन क्लियर था, सही था, वो वाला क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखते हुए चलनी है। और इस चैप्टर में हमको काफ़ी बेहतरीन चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा, जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। और हमको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज़ जो पढ़नी होगी वो चीज़ होगी लिविंग थिंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? लिविंग थिंग्स के बारे में। और जब हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि एक्चुअल में लाइफ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे एक्सप्लेनेशन जोन में इस चैप्टर के। लेकिन उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमको कुछ बेसिक साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करना होगा, जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। बेसिकली साइंटिस्ट के नाम नहीं पूछे जाते एग्जाम्स में, लेकिन कुछ एग्जाम्स में क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले साइंटिस्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर 1 पे स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, तो वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी, जिनका नाम है फादर ऑफ बायोलॉजी, और उनको कहते हैं एरिस्टोटल। तो भाई देखिए, हम लोग अगर बात कर रहे हैं यहाँ पास, तो वो हैं हमारे एरिस्टोटल भैया। अगर हम लोग एरिस्टोटल के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर हमको फादर ऑफ बायोलॉजी बोल रहे हैं तो उनको क्यों बोल रहे हैं, ये चीज़ जानना जरूरी है। फादर ऑफ बायोलॉजी तो हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं, ये चीज़ क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगर समझते हैं एक्चुअल में क्या हुआ कि जब इनिशियल लेवल पे बायोलॉजी में कुछ डिस्कवरीज नहीं हुई थी, क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को या फिर अर्थ के अंदर जितनी भी लाइफ हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करने का सोचा, जिसमें उन्होंने डिवाइड किया प्लांट किंगडम और एनिमल टाइप का। क्लियर है? और उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को स्पेशली हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड कर दिया। और जब उसने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया तो एनिमल्स की बारी आई। जब एनिमल्स की बारी आई तो क्लासिफिकेशन का मेन और सबसे बेहतरीन जो चीज थी जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, वो था आरबीसी के प्रेजेंस पे और एब्सेंस पे। मतलब जिनमें आरबीसी प्रेजेंस है उनको वो बोल दिया क्या, एनिमल होंगे, और जिनमें प्रेजेंस नहीं है उनको बोल दिया वो नॉन लिविंग होंगे। क्लियर है गाइस? चलिएगा, या फिर अगर बोल सकते हैं क्या, एनिमल नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये चीज बताई थी किसने? एरिस्टोटल ने। सबसे पहली चीज हम लोग यहां पास देख रहे थे कि यहां पास भैया उन्होंने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं उनको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। क्लियर है? अब दूसरी चीज जो थी वो क्या थी? एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए उन्होंने क्या बोला? एनिमल्स के लिए बोल दिए कि भाई प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। क्लियर है? तो प्रेजेंस ऑफ आरबीसी के बेस पे उन्होंने उनको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली और इनिशियल स्टेज पे बायोलॉजी में कदम रखने वाले कौन थे? एरिस्टोटल थे। इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोल दिया गया। क्लियर है गाइस?
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर बढ़ते हैं, जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर वॉज दी वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट वी हैड एवर। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो अर्नेस्ट मेयर थे वो एक्चुअल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1904। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पास क्या हुआ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। भाई इवोल्यूशन का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। यहां पास जो लोग, वो साइंटिस्ट जो इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं उनको कह देते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इवोल्यूशन को स्टडी करने में क्या होगा कि मान लीजिए ये कोई प्रिमिटिव लाइफ है और ये डेवलप होने वाला है मान लीजिए ह्यूमंस में, तो यहां से प्रिमिटिव लाइफ से ह्यूमंस का डेवलपमेंट जो हुआ है वो क्या कहलाएगा, इवोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। और यहीं पास एक बात और आती है कि भाई इवोल्यूशन को सबसे पहले या फिर काफी अच्छे तरीके से किसने समझाया था, तो वो थे हमारे डार्विन। डार्विन भैया ने क्या बोला था कि भाई जिराफ का एग्जाम्पल लिया उन्होंने और जिराफ के बारे में बोला कि जो छोटी नेक वाली जिराफ्स होती है, मान लीजिए कुछ नेक छोटी होती हैं जिनकी जिराफ की, वो पहले पाए जाते थे, लेकिन जब पेड़ क्या हो गए, ट्रीज क्या हो गए, बड़े होने लग गए, तो फिर उनको फूड खाने में दिक्कत हुआ करती थी। तो धीरे धीरे एडेप्टेशन के थ्रू उनकी नेक जो थी वो क्या हो गई, छोटी से बड़ी हो गई। जब उनकी नेक बड़ी हुई तो इस ड्यूरेशन में क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। क्यों हुआ भाई इवोल्यूशन, क्योंकि नीड थी। और यहीं पास इन्होंने बोल दिया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर वो जिराफ जो छोटा था वो इवोल्यूशन करके अपनी नेक को नहीं बढ़ाता तो उसको क्या कर देता, अपना जो सिस्टम है, हमारा जो पर्यावरण है वो क्या कर देता, उसको खुद ब खुद एलिमिनेट कर देता। इसीलिए बोल दिया गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्लियर है गाइस। तो यहां पास इवोल्यूशन को समझाने वाले कौन थे, डार्विन थे। क्लियर है। अब यहां पास भी एक चीज और लिखी है कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, किसके बारे में लिखा हुआ है, अर्नेस्ट मेयर के बारे में। तो इवोल्यूशन को 20th सेंचुरी में समझाने वाले कौन थे, अर्नेस्ट मेयर। इसलिए उनका कंपैरिजन कर दिया गया डार्विन से और उनको बोल दिया गया द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्लियर है गाइस। यहां तक की बात आप लोग याद रखेंगे। पहली चीज आप लोग याद रखेंगे कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इवोल्यूशन के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं और इवोल्यूशन को अच्छे से स्टडी करते हैं उनको कहते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। यहां पर कंपेयर डार्विन से किया गया है और 20th सेंचुरी का डार्विन किनको कहा गया है, अर्नेस्ट मेयर को। इसको भी आप लोग बिल्कुल भी ध्यान में रखेंगे। चलिएगा अब हम लोग कुछ इनकी अचीवमेंट्स की ओर बात करेंगे कि मेयर भैया ने कुछ अचीवमेंट्स किए थे क्योंकि ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे 20th सेंचुरी के। अब 20th सेंचुरी में क्या हो गया, इनका काफी बोलबाला था और काफी बेहतरीन साइंटिस्ट थे। तो इनको क्या किया गया, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से सम्मानित किया गया। जब इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी सम्मानित किया गया तो इनको 3 अवार्ड्स मिले, जिनके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा देखेंगे। तो पहला अवार्ड था इनका बेल्जन प्राइज इन 1983। इनको बेल्जन प्राइज मिला 1983 में। उसके बाद उनको दूसरा प्राइज मिला जिसको कहते हैं द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994। ये दूसरा प्राइज मिला उनको। उसके बाद फिर इनकी अचीवमेंट्स रुकी नहीं, इनको तीसरा अवार्ड और मिला जिसको कहते हैं द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। तो इनको 3 अवार्ड्स मिले, इसलिए क्या बोल दिया गया, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग कि भाई यहां पास जो ट्रिपल क्राउन की बात हो रही है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 20th सेंचुरी के डार्विन कौन थे। क्लियर है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे इस चीज के बारे में कि अर्नेस्ट मेयर क्या थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी थे और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तीनों अवार्ड्स के नाम भी आपके याद होने चाहिए। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब एक चीज और थी भाई कि लास्ट में एक्चुअल में क्या हुआ, जब 100 साल के हुए मेयर भैया हमारे तो उनकी डेथ हो गई। अब इनका 1904 में तो जन्म हुआ था, अब ये क्या हो गए 2004 में इनकी 100 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, अभी से 16 साल पहले।
क्लियर है गाइस? तो ये तो हो गई कुछ साइंटिस्ट के बारे में बातें। अब हम लोग हमारे चैप्टर की ओर प्रोसीड कर सकते हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और ये जो पोर्शन दिया हुआ है चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, उसके जस्ट पिछले वाले पेज में अर्नेस्ट मेयर के बारे में एक चीज दी हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पास लिखे हुए हैं। अगर आप लोग चाहें तो उसमें से गो थ्रू हो सकते हैं। और बिल्कुल जहां पास साइंटिस्ट चैप्टर के पहले साइंटिस्ट का नाम दिया रहता है और उसमें बहुत सारी डिटेल्स दी होती हैं, उनको आप लोग मिस नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर समरी को नहीं पढ़ते हैं, उनमें के एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, इनिशियल स्टेज पे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए जा रहते हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं और वहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं बच्चे कि आउट ऑफ सिलेबस रहा क्वेश्चन। क्लियर है? हाँ, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं नीट एग्जाम में या फिर पहले जो हुआ करता था एम्स और अपना जो AIPMT हुआ करता था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस जैसे लगा करते थे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर लगता है, एक्चुअल में क्या होता है कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया रहता है, जो अभी फिलहाल जो टेस्ट ले रही है NTA, उनके अकॉर्डिंग सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है। उस सिलेबस में क्या होता है कि एनसीईआरटी का जो पूरा सिलेबस है वो तो सेम रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ टॉपिक है उसमें से थोड़ा सा डीप पूछ लिया जाता है और हमारी एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा डीप नहीं दिया हुआ है, तो वो हमको लगने लग जाता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जहां पास भी लगता है, जिस भी चैप्टर से लगता है कि कुछ क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि हम लोग यहाँ पास अभी एनसीईआरटी से आगे जा रहे हैं और इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा। क्लियर है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो इस चीज के बारे में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हमसे नहीं बनेंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस जो बाहर से आ जाते हैं वो नहीं बनेंगे। तो देखिएगा, ये जो हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मॉडर्न हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में 12th के चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पास लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताना काफी इंपॉर्टेंट समझता हूं ताकि हम लोग लाइफ को काफी अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो देखिएगा, हाउ डज द लाइफ फॉर्म, मतलब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, इस चीज को थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है। तो चलिएगा एक बार नजर डालते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की ओर। चलिएगा, देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ एक्चुअल में हुआ था ओशियन के अंदर, बोल सकते हैं अपन कहां हुआ था, ओशियन के अंदर, अपन बोल सकते हैं सी वाटर में या फिर वाटर बॉडी में। ओके गाइस, तो भैया हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ कहां हुआ था, सबसे पहले वाटर बॉडी में हुआ था। अब एक क्वेश्चन आता है सर कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था लेकिन ये किससे हुआ था भाई, तो ये एक्चुअल में हुआ था केमिकल्स के थ्रू। अगर हम लोग बोलें ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ था, तो वो हुआ था केमिकली। क्लियर है गाइस? तो ये हुआ था केमिकली। और अगर हम लोग बात करें कि भाई वो कौन से केमिकल्स थे जिनसे इनकी क्या हो गई, ओरिजिन हो गई, तो वो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है भाई, ये हमारे थे कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप सभी जानते हैं कि दीज आर दी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो कौन थे हमारे पास, उनसे ही क्या हो गया हमारा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से ही क्या हो गया हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बोलेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किससे हुआ था, कौन से हुआ था, जो कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे। क्लियर है? अब देखिए भाई, जब हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे पास थे, तो इन चारों ने क्या किया, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने लगे। और जब चारों के चारों मिल गए तो इन्होंने बनाया ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था वो क्या था, देखिएगा, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन्होंने बनाया, जो ऑर्गेनिक मैटर था वो क्या था इनका, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड। अपन यहां पास बात कर लेते हैं प्रोटीन्स के बारे में, और एक था न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड
आप लोग थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा रहा होगा क्योंकि आप लोग अभी 11th में हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग को मालूम होगा एक चीज आप लोग जानते हैं, डीएनए आप सभी ने पढ़ा होगा 9th-10th में, क्लियर है। तो देखिएगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक चीज होती है जिससे क्या होते हैं डीएनए का फॉर्म होता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या हो गया, डीएनए। मतलब आप लोग समझ लीजिए कि ये क्या है, एक ही चीज है, क्लियर है भाई। तो ये हमारा क्या है, एक ही चीज है। प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन हुए, जब ये दोनों क्या हो गए, कंबाइन हुए, तो हमारे पास सबसे पहली लाइफ बनी जिसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव लाइफ। अब भाई हमारे पास ओरिजिन ऑफ लाइफ तो हो गया, वाटर बॉडी के अंदर हुआ, केमिकली हुआ, और वो केमिकल्स थे कौन, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया प्रोटीन और डीएनए, और उनके बाद बन गया हमारा प्रिमिटिव लाइफ। लेकिन वो प्रिमिटिव लाइफ कौन था, ये भी तो अपने को मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास जो प्रिमिटिव लाइफ था वो था भाई प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर प्रिमिटिव, क्लियर है। अब भाई प्रोकैरियोट्स में सर तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, क्लियर है, लेकिन भाई इसमें से स्पेसिफिक बताइए ना आप कि भाई कौन सा होगा जो एक्चुअल में प्रोकैरियोट होगा। तो यहां पास अगर आपको बताया जाए तो वो होंगे आर्किया। आर्किया का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे आर्की बैक्टीरिया से, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। और ये थे हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, क्लियर है। तो प्रिमिटिव लाइफ बनी आर्की बैक्टीरिया, जो कि बहुत से टफेस्ट जगह पे रह सकते थे। समुद्र के अंदर ओरिजिन हुआ तो यहां रह सकते थे। अगर आप अभी देखें, अभी की कंडीशन में देखें तो टॉप माउंटेन्स में, ठंडी ठंडी पहाड़ियों में, नदियों में, गर्म झरनों में, मैदान में, घर में आर्की बैक्टीरियाज अभी भी प्रेजेंट हैं। गाय के आपने रूमिनेंट एनिमल्स में भी देखा होगा, क्लियर है। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रोकैरियोट्स आर द प्रिमिटिव, और कौन था वो, आर्की बैक्टीरिया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लग गया लाइफ का, और जब लाइफ का डेवलपमेंट होने लग गया तो कुछ ऑर्गेनिजम्स और बनने लग गए जिनको बोल दिया गया वायरसेस। अब भाई जिस वायरस के बारे में अभी काफी ज्यादा बातचीत चल रही है उसका नाम है कोरोना वायरस, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि यहां पास क्या है, वायरसेस का डेवलपमेंट हुआ। अब भाई जो कि डेवलपमेंट कहां हो रहा था, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहां हो रही थी, वाटर बॉडी के अंदर, तो यहां पास क्या होने लग गए, कुछ प्लांट्स का भी डेवलपमेंट होने लग गया। और वो क्या थे, फाइटोप्लैंक्टन्स थे। अब फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ साथ क्या होने लग गया, ज़ूप्लैंक्टन्स का भी डेवलपमेंट होने लग गया। अभी ज़ूप्लैंक्टन्स का भी डेवलपमेंट होने लग गया तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे हमारे जैसे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स यानी होमो सैपियंस का डेवलपमेंट फाइनली हुआ, जिसको हम लोग आज देख रहे हैं। और आज के डेट में हमारे पूरी दुनिया में काफी सारी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 में कि डाइवर्सिटी कितनी है, या फिर हम लोग इसके जस्ट 2-3 लेक्चर के पश्चात हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कितनी वैरायटी या फिर कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है हमारे लिविंग वर्ल्ड की। क्लियर है गाइस। तो ये चीज हो गई हमारे कुछ साइंटिस्ट के बारे में, और ये हो गया ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। चैप्टर 1 में ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में उतना ज्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें एक्चुअल में लाइफ कहाँ से आई थी। क्लियर है गाइस। तो हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ आगे की बातों को हम लोग करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू डील अबाउट दी लाइफ। अब हम लोग पहुंच चुके हैं लाइफ के पोर्शन पे, जहां पास हमको इस चैप्टर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी। अभी तक जो चीजें हम पढ़े हैं वो काफी बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन अब हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जान चुके हैं कि वाटर बॉडी के अंदर केमिकली हुआ था। क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि लाइफ एक्चुअल में क्या होता है। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आप लोग
कितने सारे लाइफ के फॉर्म्स देख पाते हैं। ऑब्वियसली जब आप लोग घर से निकलते हैं या फिर घर के अंदर टेरेस पे जाके ही नज़ारा चारों तरफ देखते हैं तो क्या होता है कि आप लोग बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, ट्रीज, क्लियर है, प्लांट्स देखते हैं। अगर आप लोग जाएं तो आप लोग बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई, क्लियर है क्या, गाय, भैंस, लॉट्स ऑफ एनिमल्स आर देयर, ओके। अगर आप लोग निकलते हैं तो आप लोग ह्यूमंस भी देखते हैं ऑब्वियसली। तो हाँ, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको आप लोग नहीं देख सकते, मतलब नेकेड आई से नहीं देख सकते। देख तो सकते हैं माइक्रोस्कोप से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, क्लियर है। तो इन सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं लेकिन नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इतनी सारी वैरायटी हमारी लाइफ की डाइवर्सिटी है, समझ रहे हैं आप लोग। तो लाइफ को किसी एक वर्ड में समझा पाना बहुत टफ है। इसलिए अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। वास्तव में जीवन क्या है, लाइफ क्या है, इस चीज का आंसर मैंने बोला कि किसी एक वाक्य में या एक छोटे से डेफिनेशन के थ्रू समझा पाना काफी मुश्किल है। लेकिन एज अ साइंटिस्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग स्टडी कर रहे हो तो हम लोग के पास क्या होता है कि दो चीजें आती हैं, क्लियर है, दो चीजें आती हैं। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने साथ दो क्वेश्चन और लेके चलता है, क्लियर है। पहला क्या है, पहला है टेक्निकल वन, जिसमें हम लोग टेक्निक्स के थ्रू, अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू बता सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहली चीज हम लोग को क्या करना होगा, टेक्निकली पता करना होगा कि लिविंग कौन सा है और नॉन लिविंग कौन सा है। इस चीज के बारे में मैं काफी डीप ले जाऊंगा, हम लोग एक एक चीजों को काफी अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज है फिलोसॉफिकल वन, मतलब फिलोसॉफिकली ये बोल रहा है कि व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का पर्पस क्या है वास्तव में। जैसे कि आपने साधु संत को या फिर मतलब काफी सारे इन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग सुनिए कि देखिए यहां पास क्या हो जाता है कि अगर लाइफ के पर्पस के बारे में बात करें तो हम एज अ साइंटिस्ट इन सारी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते अच्छे से। हम लोग क्योंकि दार्शनिक वाली बातें हैं, जितना ज्यादा आप घूमेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे कि भाई जिंदगी का पर्पस क्या है, इस चीज को समझ पाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन अगर बात किया जाए कि भाई जो टेक्निकल वन है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट करना, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स हम लोग ये कर सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट कर दें। क्लियर है गाइस? तो ये चीज हम लोग करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हमको सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना होगा। लिविंग थिंग्स मतलब कभी कभी हो सकता है कि हम लोग लिविंग को समझते समझते कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ लें, क्योंकि यहां पास कंपेयर करके हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, लिविंग थिंग्स के ऊपर रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे एज अ साइंटिस्ट, एज अ बायोलॉजिस्ट, हम लोग सिर्फ पहले टेक्निकल वन को स्टडी करेंगे, हम लोग फिलोसॉफिकल वन को स्टडी नहीं करेंगे ना। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई जो लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक्चुअल में कैसे डिफर करती हैं। अब इनके बीच के डिफरेंशिएशन को समझने के लिए लाइफ के बीच में और जो नॉन लिविंग है उनके बीच में चीज़ों को समझने के लिए हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, जिनको कहते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो गाइस अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मान लीजिए दिस इज अ मार्कर, ओके, और मैं क्या हूं, ह्यूमन हूं ऑब्वियसली, होमो सेपियंस हमारी होमो हमारी क्या है, जीनस है, और सेपियंस क्या है, हमारा स्पीसीज है। तो देखिए अब यहां पास क्या बात किया जा रहा है कि ये मार्कर है और मैं ह्यूमन हूं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये मार्कर और मेरे बीच में बताइए कि
कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। तो आपका ऑब्वियसली आंसर होगा कि सर आप जो हैं वो क्या है, लिविंग है, और ये जो मार्कर है वो क्या है, नॉन लिविंग है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इन दोनों के बीच में आपने कैसे डिफरेंशिएट किया कि मैं लिविंग हूं और ये नॉन लिविंग है। तो आपका फिर से आंसर आएगा कि सर आप मूव कर सकते हैं, ऑब्वियसली हाँ मूव कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, क्लियर है, मैं ग्रोथ कर सकता हूं, ठीक है, मैं रेस्पिरेशन कर सकता हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो एक लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं और एक नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती। तो इनके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। क्लियर है गाइस। तो वैसे ही एक्चुअल में क्या है कि हमारी एनसीईआरटी में बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। हमने रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, जो 5 होंगे उनके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो 5 कौन से हैं। हमारे पास जो पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा वो कहलाएगा ग्रोथ। मतलब ग्रोथ के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लिविंग में पाया जाता है कि नॉन लिविंग में पाया जाता है, कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है। क्लियर है। दूसरी चीज ये होगी कि भाई हम लोग रिप्रोडक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन, इसके थ्रू भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये लिविंग में पाया जाता है कि नॉन लिविंग में पाया जाता है, और अगर दोनों में पाया जाता है तो क्यों पाया जाता है। क्लियर है। ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक तीसरी चीज आएगी जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्लियर है। तो हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में भी। अगर हम लोग चौथी चीज की बात करें कि जो फोर्थ चीज है वो क्या है भाई, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो वो होगा हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब हमारे पास एक जो 5वां है और काफी इंपॉर्टेंट है वो भी क्या है हमारे पास, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। ये 5 पॉइंट्स हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है। चूंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए हम इन चीजों को पढ़ेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर रेस्पिरेशन भी तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते, ऑब्वियसली आप सही हैं, लेकिन जो चीज हमको मालूम है और जिस चीज के बारे में सिलेबस में नहीं है तो उस चीज के बारे में हम ज्यादा बात ना करें तो वो जरूरी है। क्लियर है गाइस। तो यही चीज रहेगी कि ये 5 पॉइंट्स हमारे एनसीईआरटी में काफी फोकसली दिए हुए हैं और क्वेश्चंस जो आते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए हमको इन 5 को पढ़ना काफी जरूरी है। देखिएगा, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जिनके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा कि ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ये जो होते हैं वो होते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब देखिए भाई, यहां पास जो मेटाबॉलिज्म है और जो कॉन्शियसनेस है, ये दोनों, और अगर हम लोग बात कर लें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे डिफाइनिंग फीचर होते हैं। लेकिन अगर बेसिकली बात किया जाए काफी इंपॉर्टेंटली तो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, यही दोनों हमारे क्या होते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। हाँ, अब आपका आंसर होगा तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। क्लियर है। तो ये जो तीनों होते हैं उनमें से 2 काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने यहां पास लिखा है डिफाइनिंग फीचर। और ये जो 2 होते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये और ये होते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है। तो ये चीजें हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई
ग्रोथ कैसे होता है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा ये किन में पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। क्लियर है? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से काफ़ी बेहतरीन वे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।